तो हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक मोल जो है वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके अंदर एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर कोई मोलिकुलर फॉर्म में है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ तक हमने एग्जाम्पल भी किए थे न्यूमेरिकल्स, और यहाँ तक हमने पढ़ भी लिया था। आज हम इसके अंदर एक और नई चीज़ ऐड कर रहे हैं जो कि सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर किसी भी गैस का आपके पास एक मोल प्रेजेंट है तो उसके अंदर वॉल्यूम कितनी होगी उस गैस की, 22.4 लीटर। ये चीज़ हम एक और ऐड कर रहे हैं। क्या काम ने, अगर किसी भी गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसके अंदर एक मोल होगा, या फिर आप कह सकते हो कि एक मोल जो है किसी भी गैस का आपके पास है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। और अब हम ये जो चार चीज़ें आपके पास लिख रखी हैं जो कि चारों के बीच में इक्वल टू का निशान है, आप इसका और उसका डायरेक्ट लिंक जोड़ सकते हैं, इसका और इसका जोड़ सकते हैं, इसका और उसका जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्टली मोल कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चारों चीज़ों को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2। क्या एग्जाम्पल लिया हमने एग्जाम्पल लिया 88 ग्राम CO2 की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप CO2 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। CO2 इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें। कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया ये 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, और अब इसको आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्राम मोलिकुलर मास जो है वो एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि अगर इसका जो ग्राम मोलिकुलर मास है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ आपको, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। आप इसको एक स्टेप फालतू करके भी कर सकते थे कि 44 ग्राम CO2 में एक मोल होता है और एक मोल के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मोल को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि 44 ग्राम CO2 मोलिकुलर मास के बराबर हो गया। मोलिकुलर मास में वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर। यहाँ से फिर आप यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। 1 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 44, कितने में कैलकुलेट करना है 88 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 22.4 डिवाइडेड बाई 44 इंटू में 88। इसको कैलकुलेट करेंगे 844 लीटर्स, 44.8 लीटर्स जो है वो क्या आ गई आपके पास CO2 की वॉल्यूम आ गई। समझ आती है बात। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अगर आपको दो गैसेस दे दी गई हैं, ठीक है, और फिर आपसे ये पूछा गया है, दो गैसेस दे दी गई हैं और उनका मास बराबर है दोनों गैसेस का, और आपसे पूछ लिया गया कि वॉल्यूम किसकी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट अस से आपसे कहा गया इक्वल मास ऑफ O2 एंड CO2 आर गिवन टू यू। आपको दिया गया है दोनों का बराबर मास। विच गैस हैव लार्जर वॉल्यूम। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि दो गैसेज आपको दे दी गई हैं, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपसे पूछा गया है कि कौन से गैस की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगी। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेंगे लेट अस से ग्राम मोलिकुलर
अच्छा 1 मिनट, मास मान लेते हैं पहले, कैलकुलेट बाद में कर लेंगे ग्राम मोलिकुलर मास को। मास या आप लिख लो गिवन मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू CO2 इज इक्वल्स टू x ग्राम। जो गिवन मास आपने कितना मान लिया, x ग्राम मान लिया। उसके बाद आप दोनों का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। CO2 का अभी किया था हमने, CO2 का जो मोलिकुलर मास आया था वो कितना आया था, 44 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 ग्राम। ये दोनों का क्या हो गया, मोलिकुलर मास हो गया ग्राम के अंदर, ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ग्राम मोलिकुलर मास के अंदर वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर दोनों गैसेस के लिए। ठीक है, तो अगर मैं CO2 के लिए लिखूँ पहले, 4 CO2 के लिए 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। 1 ग्राम CO2 के लिए कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 44। और गिवन मास कितना है हमारे पास, x ग्राम। तो x ग्राम के अंदर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 22.4 x डिवाइडेड बाई 44 ग्राम। ये CO2 का मास आ गया। अब आप इसी पैटर्न से किसका मास कैलकुलेट करेंगे, सॉरी वॉल्यूम है भाई, ये लीटर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसकी आ गई हमारे पास, CO2 की आ गई। अब इसी पैटर्न से आप किसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन गैस की। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं फॉर ऑक्सीजन गैस O2 के लिए। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, ग्राम मोलिकुलर मास में वॉल्यूम कितनी, 22.4 लीटर। तो ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम के अंदर 22.4 लीटर है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम में 22.4 लीटर थी। समझ आती है बात। तो यहाँ से आप 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 32। और गिवन वेट कितना है, x ग्राम है, क्योंकि दोनों का बराबर है। x ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 22.4 x डिवाइडेड बाई 32 लीटर। ये किसकी वॉल्यूम आ गई, ऑक्सीजन गैस की। अब ऊपर की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो कितनी है, 22.4x। यहाँ पर भी कितनी है, 22.4x। अब 22.4x को आप एक तो 44 से डिवाइड करो और एक आप 32 से डिवाइड करो। ठीक है, 44 जो है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, स्मॉल आएगी। इसका मतलब ये क्या है, स्मॉल वैल्यू एज कंपेरिजन टू दिस, ये क्या है, लार्ज वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो क्या है, ज़्यादा है। और यही पूछी थी लार्जर वॉल्यूम, तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन हैव लार्जर वॉल्यूम देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है तो आप क्या याद रखोगे, जिस गैस का मोलिकुलर मास कम होगा उस गैस की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, अगर दोनों का वेट क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है तो। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने से पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ 2 or more chemically non-reactive substances whose composition can be varied within certain limits। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। क्या कहता है भाई, जब हम स्टार्टिंग के अंदर क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे मैटर की, तो वहाँ पे हमने देखा था कि मैटर के अंदर हमने एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस पढ़े थे, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल पढ़े थे, प्योर सब्सटेंस के अंदर मिक्सर और कंपाउंड पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड के अंदर हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर पढ़ा था। ठीक है,
तो वहाँ पे जब होमोजीनियस मिक्सर पढ़ा था तो हमने बताया था कि होमोजीनियस मिक्सर्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना हमने। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर होता है, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे, ठीक है। कंपोजिशन क्या रहेगी, थ्रू आउट बराबर रहेगी। दो या दो से अधिक कंपाउंड्स की, सब्सटेंसेस की, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिक्स होके होमोजीनियसली मिक्स होके सॉल्यूशन बनाते हैं। कंडीशन क्या है कि जो सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब फिजिकली मिक्स्ड होंगे, ठीक है। जिसकी कंपोजिशन को, मतलब जिस जिस चीज़ से मिलके वो बना है उनकी मात्रा आप थोड़ी बहुत कम बत्ती कर सकते हैं। सर्टेन लिमिट के अंदर उनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब साल्ट प्लस वाटर का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर पहले तो साल्ट और वाटर के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती, इसलिए क्या लिख रखा है, नॉन रिएक्टिव है दोनों। साल्ट भी और वाटर भी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। मिक्सर होमोजीनियस बनाएंगे, कंपोजिशन थ्रू आउट क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दूसरी बात, कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकती है सर्टेन लिमिट में। कंपोजिशन वेरी करती है, ज़रूरी नहीं कि एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच ही डाल दो साल्ट की, आप आधा चम्मच डाल सकते हो, 2 चम्मच डाल सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। मतलब कंपोजिशन क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। अब ये तो हो गई जिसके अंदर केवल 2 कंपोनेंट थे। हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कंपोनेंट ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड। लेमनेड नींबू पानी को कहते हैं या सिकंजी को कहते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट होते हैं भाई, नॉर्मली साल्ट, शुगर, लेमन जूस प्लस में वाटर। नॉर्मली ये 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ये जो चारों कंपोनेंट्स आपने लिए हैं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। समझ आती है बात। और क्या बोलते हैं, इसकी जो कंपोजिशन है आप वो भी वेरी कर सकते हो। कोई चीनी ज़्यादा डालता है, कोई चीनी कम डालता है, नमक कम ज़्यादा कर सकते हो, नींबू की अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो, और आप वाटर की अमाउंट भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ये बात क्लियर होती है कि जो कंपोजिशन है वो कुछ लिमिट के अंदर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ लिमिट इसलिए बोला है कि आप अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने वाटर 2 लीटर ले लिया और उसके अंदर आप नमक डाल रहे हो आधी चम्मच से भी कम, तो उस साल्ट का टेस्ट तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि कुछ लिमिट के अंदर आप वेरी कर सकते हो, ठीक, ओके। उसके बाद हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर अगर केवल 2 कंपोनेंट हैं, इफ़ ए सॉल्यूशन have only 2 components, अगर किसी सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट हैं, that solution is called बाइनरी सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। बाइनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, 2। जिस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होंगे उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, हमने केवल 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और अब वो 2 कंपोनेंट के नाम भी स्पेसिफिकली डिफाइन है, क्या क्या कहते हैं उनको, सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलके बनेगा। और वो कंपोनेंट क्या रहेंगे हमारे पास, एक का नाम होता है सोल्यूट और दूसरे का नाम होता है सोलवेंट। तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ये कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। एंड सोलवेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। अगर हिंदी में आप इस बात को समझते हो तो सोल्यूट वो चीज़ है जो कि घुलती है और सोलवेंट वो चीज़ है जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोलता है। फॉर एग्जांपल सोलवेंट आपके पास वाटर हो गया और सोल्यूट आपके पास साल्ट हो गया,
ठीक है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा साल्ट सॉल्यूशन वाला, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट यहाँ पे सोल्यूट था और वाटर क्या था, सोलवेंट था। समझ में आती है बात, ठीक है। वाटर को हम यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं। वाटर को किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल सोलवेंट के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे रीजन है कि वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर कोई चीज़ मिक्स हो सकती है, सॉल्यूशन बन सकते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सल सोलवेंट कहा गया है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर अगर सोलवेंट है तो उस सॉल्यूशन का नाम होता है एक्वस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का क्या नाम होता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जो वर्ड है वो एक्वा से आया है और एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर ही तो होता है। आपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जंतु, एक्वेटिक वर्ड्स, एक्वेटिक वर्ड या एक्वा से आया है। एक्वा गार्ड, एक्वा फिन्ना, एक्वा गार्ड आरओ आता है, वाटर को गार्ड करने वाला। इससे समझ सकते हो आप कि जो एक्वा वर्ड है वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए यूज हो रहा है, तो वो वाटर से रिलेटेड है। और अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट नहीं है, वाटर सॉल्वेंट नहीं है, तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाता है भाई, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब वाटर को छोड़ के कोई चीज़ है तो क्या कहलाएगी, वो नॉन एक्वस कहलाएगी। ठीक है यहाँ तक। तो अब हमने सॉल्यूशन के बारे में जान लिया। अब हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को अगर जर्नली डिफाइन करना है तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की बराबर होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ओब्लिक सॉल्यूशन। ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन की। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने सॉल्वेंट में या कितने सॉल्यूशन में, मतलब टोटल सॉल्यूशन दे दिया आपको और उसमें कहा गया कि इतना सोल्यूट प्रेजेंट है। अब जो अमाउंट वर्ड है ये मे भी मास की टर्म में हो सकता है, ग्राम। हमने कह दिया 20 ग्राम साल्ट प्रेजेंट है भाई, और 10 ml पानी के अंदर, 20 ml पानी में, 1 लीटर पानी में। समझ में आती बात। और नीचे भी जो अमाउंट है ये आपकी मास हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है। ऊपर जो अमाउंट है सोल्यूट की वो मास की टर्म में हो सकती है, वॉल्यूम की टर्म में हो सकती है, मोल्स की टर्म में हो सकती है, ग्राम इक्विवेलेंट नई चीज़ सीखोगे आप उसकी टर्म में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर मास बाय मास परसेंटेज। परसेंटेज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। इसको हम W बाई W परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि W वेट के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया, मास और वेट दोनों सेम लेके चलना हमने, तो वेट बाई वेट परसेंटेज। या फिर इसको सिंपली हम इसको मास परसेंटेज भी बोल देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मास बाई मास या वेट बाई वेट, मतलब ऊपर भी मास और नीचे भी मास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। परसेंटेज के लिए हम 100 यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसका हम दूसरा नाम देते हैं डायरेक्ट लिखने के लिए W बाई V परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर मास बाई वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो गया।
इसी प्रकार से तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, V बाई V परसेंटेज, और जिस प्रकार से इसको मास परसेंटेज बोला था इसको हम बोल देते हैं क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आता है।